Now we will continue our chapter from the topic Tipu Sultan, the Tiger of Mysore, जिसे मैसूर का शेर भी कहा जाता था. टिप्पू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर. ये मैसूर के रूलर थे. ही इज़ बेटर नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. इसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था. टिप्पू असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर हैदर अलीज डेथ इन 1782. टिपू ने जो शासन था वो अपने पिता की मृत्यु के बाद 1782 में संभाला. टिपू सुल्तान वॉज अ करेजियस एंड पावरफुल लीडर whose constant valiant efforts against the British resulted in the name being etched in the annals of the Indian history. वो बहुत ही होनहार जो था, बहुत जो ताकतवर राजा था. इसके कॉन्टिन्यूसली जो मतलब कंपनी को पछाड़ने के जो इसके काम थे, जो एफर्ट्स थे, उसकी वजह से इसका नाम हमेशा जो है भारतीय इतिहास में बहुत गर्व से लिया जाता है. Mysore controlled the trade of Malabar coast where the company bought spices for trade. मैसूर ने क्या किया, उसने जो ट्रेड था मालाबार कोस्ट से, जो तट से, जो मालाबार तट से जो व्यापार होता था उस पर कंट्रोल लगा दिया. जहाँ से जो कंपनी थी वो स्पाइसेस, जो मसाले थे, उनका ट्रेड करती थी. In 1785, Tipu Sultan banned the export of sandalwood and spices through the ports of his kingdom and अब टिपू सुल्तान ने क्या किया, 1785 में उसने बैन लगा दिया कि चंदन की लकड़ी और मसालों का व्यापार जो है इस जो तट से है नहीं होगा. और उसने लोकल ट्रेड्स फ्रॉम डूइंग बिजनेस विद द कंपनी, और उसने लोकल ट्रेडर्स को कंपनी के साथ काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए भी मना कर दिया. ही ऑल्सो मेड फ्रेंडली ओवरचर्स टू द फ्रेंच इन इंडिया. लेकिन उसने फ्रेंच जो लोग थे, जो व्यापार करना चाहते थे, उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव किया. एंड सॉट देयर कॉपरेशन इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिज आर्मी. और उनके साथ साथ अपनी आर्मी को और मॉडर्नाइज किया, उन्हें व्यापार की इजाज़त दी. ऑल हिज मेड द कंपनी फ्यूरियस. इन सब कारणों की वजह से वह अब कंपनी की नज़रों में सबसे बड़ा दुश्मन था. टिप्पू एंड हिज फादर हैदर अली proved successful in defeating the British in the first Anglo-Mysore War and in second Anglo-Mysore War, thus negotiating the Treaty of Mangalore with them. 2 बार जो था मैसूर का युद्ध हुआ, दोनों में इन्होंने विजय प्राप्त की. While the British became aware of Tipu's growing strength, they made alliances with the neighboring Nizam of Hyderabad and Marathas, leading to the third Anglo-Mysore War. अब 2 बार हारने के बाद अंग्रेज़ों को टिप्पू की जो पावर थी उसके बारे में पता चल चुका था. अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, हैदराबाद के निज़ाम और मराठास जो थे उनकी मदद के साथ तीसरा वॉर किया. He was defeated in this war at his capital of Seringapatam, thus forcing him to stop a treaty in 1792. That witnessed half of his kingdom being confiscated along with the huge war indemnity. लेकिन तीसरे युद्ध में इसकी हार हुई, जिसके बदले में इसे अपना आधा राज्य और बहुत ज़्यादा जो पैसा था वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा. आफ्टर द ब्रिटिश ब्रॉक एलिगेंस विद द नवाब, दे ऑल वंस again sought to attack Mysore, leading to the fourth Anglo-Mysore War. Tipu was prepared this time, and with his successful military tactic of rocket artillery in war and a better army to thwart his adversaries, fighting with all his valor, Tipu Sultan was killed defending his capital on 4th of May 1799. Thus, only in the last battle, the Battle of Seringapatam, did the company win a victory against Tipu. अब ये जो चौथा युद्ध था इसमें टिप्पू और ज़्यादा मजबूत और अपनी रणनीतियों के साथ आया, लेकिन ये जब अपनी कैपिटल को बचाने के लिए युद्ध कर रहा था तब इसकी मौत हो गई. तो आखिरकार जो चौथा युद्ध था जिसमें टिप्पू की मौत के कारण ही सिर्फ जो थी कंपनी मैसूर पे अपना राज्य स्थापित कर सकी, अपना राज शासन स्थापित कर सकी. नियरली हाफ ऑफ द टिप्पूज डोमिनियंस वर डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड देयर एली द निज़ाम. The reduced kingdom of Mysore was restored to the descendants of the original Rajas. The Wodeyars from whom Hyder Ali had seized power, especially treated for subsidiary alliance, was imposed on the new Raja, by which Governor General was authorized to take over the administration the state in any case of necessity. Mysore was made a complete dependency on the company.
In 1801, Lord Wellesley forced a new treaty upon the puppet Nawab of Carnatic, compelling him to cede his kingdom to the company in return for a pension. अब क्या हुआ, कंपनी ने एक नया नवाब जो पहले के नवाबों में से था उसमें से लाके कोई बना दिया, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था जो इन्हीं के इशारों पे नाचता था। और उन्होंने एक फरमान पे साइन भी करवाए कि जब चाहे कंपनी उससे ये सब कुछ है जो वापस ले सकती है। और ऐसा ही हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली ने उससे मजबूरन सब कुछ ले लिया, बदले में उसे पेंशन देने का वादा किया। नेक्स्ट इज द मराठाज। द मराठाज वर द ओनली मेजर पावर लेफ्ट आउटसाइड द स्फीयर ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। अब जो मराठा से मात्र एक वही शक्ति थी जो बची थी, जो अभी तक अंग्रेजों के हाथ में नहीं थी, कंट्रोल में नहीं थी। लॉर्ड वेलेस्ली नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड देम एंड बिगन इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स। लेकिन अब लॉर्ड वेलेस्ली ने उनका रुख करना शुरू कर दिया था और जो उनके अंदरूनी फैसले थे अब उनके बीच में हस्तक्षेप जो थे वो करने लगे थे। द मराठा एम्पायर consisted of a confederacy of 5 big chief sardars, namely the Peshwas, the Gaikwads, the Sindhyas, the Holkars and the Bhonsles। अब क्या थे, जो मराठा थे उनके 5 मुख्य सरदार थे, जिसमें से एक पेशवास थे, दूसरे गायकवाड्स थे, तीसरे सिंधियास थे, चौथे होलकर्स थे और 5वें भोसलेस थे। द पेशवास वॉज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कॉन्फिडेंसी बेस्ड इन पुणे। जो पेशवा थे उनके अंडर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आते थे पुणे के, बट ऑल ऑफ देम वर एंगेज्ड इन अ बिटर प्रैक्टिकल स्ट्राइफ, अनअवेयर ऑफ द रियल डेंजर लाइंग अहेड। Wellesley had offered a subsidiary alliance to the Peshwa and Scindia, but the far-sighted Nana Pandavis had to refuse to fall into the trap. अब वेल्से ने वही अपनी एक नई रणनीति जो थी उनके सामने पेश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। However, on 25 अक्टूबर 1802, लेकिन 25 अक्टूबर 1802 में होलकर डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द पेशवा एंड सिंधिया। लेकिन होलकर ने क्या किया, पेशवा और सिंधिया की जो सेना थी उसको हरा दिया। पेशवा बाजीराव टू रश्ड इनटू द आर्म्स ऑफ द इंग्लिश एंड इन 1802 साइंड द सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ बसेन। लेकिन अब वो क्या था, वो अंग्रेजों की बातों में आ गया और उसने सब्सिडरी को साइन कर दिया था। द विक्ट्री हैड बीन अ लिटल टू ईजी, इवन इन दिस मोमेंट ऑफ देयर peril द मराठाज वुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी। लेकिन जो वो जीत थी वो बहुत आसान थी, लेकिन अपने जो ये असली उनका जो दुश्मन था कंपनी, अब वह इनके प्रति कभी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। व्हेन सिंधिया एंड भोसले फोर्ट द ब्रिटिश, होलकर स्टूड ऑन द साइड लाइन्स एंड गायकवाड़ गेव हेल्प टू द ब्रिटिश। जब सिंधिया और भोसलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया तो होलकर उनके साइड में खड़े रहे और गायकवाड़ ने भी अंग्रेजों की मदद की। व्हेन होलकर लुक अप आर्म्स, भोसले एंड सिंधिया नर्व्स इन देयर वाउंड्स। In the south, the British armies defeated the combined armies of Scindia and Bhosle at Asai in September 1803 and at Argaon in November. In the north, Lord Lake routed Scindia's army at लवारी एंड ऑक्यूपाइड अलीगढ़, दिल्ली एंड आगरा। अब धीरे धीरे उन सब के बीच में भी फुट डालने के बाद, आपस में लड़वाने के बाद, उन्होंने अपना जो शासन था वो आगे बढ़ाया। दिल्ली, अलीगढ़ और आगरा को में अपना जो शासन स्थापित करते हुए आगे बढ़े। The Maratha allies had to sue for peace. Both Scindia and Bhosle become subsidiary allies of the company. अब सिंधिया और भोसले भी जो थे subsidiary allies में आने लगे थे कंपनी की। They ceded part of their territories to the British, admitted British residents to their courts and promised not to employ any Europeans without British approval. अब उन्होंने जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्हें अपनी टेरिटरी का हिस्सा बना लिया था और उन्होंने ये भी मान लिया था कि वो किसी यूरोपियन को नहीं अप्रूवल देंगे बिना ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश गेन्ड कंट्रोल ओवर ओडिशा एंड द टेरिटरीज बिटवीन गंगा एंड यमुना, द पेशवा वाज डिसग्रंटेड पपेट इन देयर हैंड्स। अब उन्होंने इन सब पे भी कब्जा पा लिया था और पेशवा जो थे मात्र एक कठपुतली बन के उनके हाथों में रह गए थे। वेलेस्ली नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स होलकर। अब वेलेस्ली की नज़र जो थी वो होलकर्स के प्रति थी, बट यशवंत राव होलकर प्रूव्ड मोर देन मैच फॉर अ ब्रिटिश। Holkar's Halley, the Raja of Bharatpur, inflicted heavy losses on Lake, who unsuccessfully attempted to storm his fort. On the other hand, Scindia began to think of joining hands with Holkar.
अब सिंधिया भी सोच रहे थे कि वो होलकर के साथ हाथ मिला लें। मोर एवर द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कवर्ड दैट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू वॉर वॉज प्रूविंग कॉस्टली एंड वॉज रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट्स। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ रहा था कि बार बार युद्ध करने से जो बहुत पैसा है और जो उनके मुनाफे हैं वो कम हो रहे हैं। द डायरेक्शंस ऑफ कंपनी फेल्ट दैट टाइम हैड कम टू चेक फर्दर एक्सपेंशन टू पुट एन एंड टू एक्सपेंडिचर एंड टू कंसोलिडेट ब्रिटेन्स गेन्स इन इंडिया। अब उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा निकालना होगा जिससे वो भारत पर कब्जा भी पा लें, लेकिन उन्हें अपने जो मुनाफे हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्हें ना खोना पड़े। Wellesley was recalled from India and the company made पीस विद होलकर इन जनवरी 1806। अब वेलेसी को वापस बुला लिया गया और कंपनी ने होलकर के साथ मतलब शांति जो थी वो स्थापित कर ली जनवरी में। बाय द ट्रीटी ऑफ रायघाट गिविंग बैक टू होलकर द ग्रेट पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। रायघाट जो था होलकर साम्राज्य का सबसे बड़ा चीज़, उसे वापस दे करके उन्होंने होलकर के साथ जो शांति थी वो बना ली थी। सो दिस इज़ हाउ द मराठाज टाइम की मराठाज ने उस टाइम पे क्या किया, कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने वॉर्स किए, किस प्रकार उन्हें जीत मिली, कहाँ कहाँ वह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब आया लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम, तो उनके अंडर जो एक्सपेंशन हुई अब उसके बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर had shattered the power of the Maratha chiefs, but they made a desperate attempt to regain their independence in 1817. The Peshwa attacked the British residency at Pune in November 1817। जो पेशवा थे उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया नवंबर 1817 में। अप्पा साहिब attacked the residency at Nagpur and माधव राव होलकर made preparations for the war। और जो अप्पा साहिब थे उन्होंने नागपुर की रेजिडेंसी पर हमला किया और माधव राव होलकर थे उन्होंने युद्ध की तैयारियां की। द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स कंपेल्ड सिंधिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश सजनैनिटी एंड डिफीटेड द आर्मीज ऑफ पेशवा भोंसलेज एंड होलकर। लेकिन उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, सिंधिया को मजबूर किया कि वो अपनी आर्मी से पेशवा भोसले और होलकर को मात दें। द पेशवा वॉज डीथ्रोन्ड एंड पेंशनड ऑफ टू बिथुर नियर कानपुर। होलकर एंड भोसले एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलियांस। अब पेशवा को वहाँ से हटाकर पेंशन देनी शुरू कर दी गई। होलकर और भोसले ने जो था वो सब्सिडरी अलियांस जो था वो मान लिया। द राजपुताना स्टेट्स हैड बीन डोमिनेटेड बाय सिंधिया एंड होलकर फॉर सेवरल डिकेड्स। जो राजपुताना स्टेट्स थी उन पर बहुत लंबा जो शासन था सिंधिया और होलकर्स का चला। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मराठाज दे लैक्ड द एनर्जी ऑफ रीअसर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरमेसी। अब लोगों को भी अंग्रेज़ों की बातें माननी थी। दस बाई 1818 में द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध हैड बीन बॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब 1818 में जो इंडियन का सब कॉन्टिनेंट था वो सारा का सारा अंग्रेज़ों के हाथ में था, सिर्फ पंजाब और सिंध को छोड़ के। Part of it was ruled directly by the British and rest by Indian rulers over whom the British exercised paramount power. These states had no armed forces of their own. They paid heavily for the British forces stationed in their territories and control them. उनके पास कोई अपनी सेना नहीं थी, वो ब्रिटिश को बहुत पैसा देते थे अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में एक नई पॉलिसी आई पैरामाउंटेसी की। द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम इन इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सबसे शक्तिशाली और ऊपर हैं भारत में। द कंपनी वाज henceforth justified in annexing or threatening the conquer any Indian kingdom। अब उनमें इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी शासक को चुनौती दे सकते थे। दिस पॉलिसी बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश रूल इन द फॉलोइंग पीरियड। यही पॉलिसी थी सबसे बड़ी अंग्रेज़ों के राज करने के पीछे। नेक्स्ट इज़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कि किस तरीके से जो सिंध का कॉन्क्वेस्ट हुआ। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध occurred because of the growing Anglo-Russian rivalry in Europe and Asia। इसके पीछे मुख्य कारण था जो एंग्लो रशियन लोग थे और जो यूरोप की और एशिया के बीच में जो आपस में ओपोजिशन चल रही थी। द ब्रिटिश फियर्ड दैट रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान और पर्शिया।
अब ब्रिटिशर्स को थोड़ा डर था कि जो रशिया था वो अवश्य भारत पर अटैक करेगा अफगानिस्तान और पर्शिया की मदद से। टू काउंटर रशिया इट थॉट टू इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस विद अफगानिस्तान एंड पर्शिया। It also felt that this policy could be successfully pursued only if Sindh was brought under British control. अब वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान और पर्शिया के साथ रिश्ते बनाए, अंग्रेज चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें सिंध के ऊपर कब्जा जमाना बहुत ज़रूरी था। मात्र पंजाब और सिंध दो बड़े ऐसे राज्य थे जो अभी तक अंग्रेज़ों के अंदर नहीं आए थे। The roads of Sindh were opened for the British trade by a treaty in 1832, and the chiefs of Sindh called Amirs were made to sign a subsidiary treaty in 1839. लेकिन जो व्यापार की रास्ते थे वो सिंध में अंग्रेज़ों के लिए 1832 में खोल दिए गए और 1839 में उन्होंने सब्सिडरी भी साइन कर दी थी। In spite of assurances that its territorial integrity would be respected, Sindh was annexed in 1843 by Sir Charles Napier. हालांकि उन्हें यह आश्वासन दिलाया गया था कि जो उनके निजी मामलात हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह वही हुआ। 1843 में सर चार्ल्स नैपियर ने बहुत ज़्यादा जो दबाव था वो बना दिया सिंध पे। सो दिस इज़ हाउ दे कम इन सिंध एंड रूल ओवर सिंध। नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। अब बचा था पंजाब। The death of Maharaja Ranjit Singh in June 1839 was followed by political instability in the Punjab. महाराजा रंजीत सिंह की जब मौत हुई 1839 में, उसकी वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा जो थी अस्थायी स्थिति हो गई थी। This led the British to look across the Sutlej even though they had signed a treaty of परपेटिकुलर फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह 1809। हालांकि अब अंग्रेज़ों की नज़र जो थी वो सुतलेज पे थी। हालांकि उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट था वो साइन किया था महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में दोस्ती का। द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर ब्रोक आउट व्हेन अंडर सम प्रोवोकेशंस द सिख आर्मी क्रॉस्ड द सुतलेज। द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स, ऑक्युपाइड लाहौर एंड साइंड अ ट्रीटी। सबसे बड़ा एंग्लो सिख युद्ध तब हुआ जब कुछ प्रोवोकेशंस के अंदर जो सिख आर्मी थी वो सुतलेज को क्रॉस कर गई और ब्रिटिश ने अंग्रेज़ों को सिखों को हरा दिया और लाहौर पर भी कब्जा जमा लिया। The treaty recognized Dalip Singh, a son of Ranjit Singh, as king and his mother Rani Jindal as regent. Beside paying a huge war indemnity, the Sikhs had to cede many of their territories including Kashmir. लेकिन युद्ध में हारने के बाद, सब कुछ देने के बाद, अपना कुछ हिस्सा, अपने पैसे वैसे चुकाने के बाद भी जो उन्हें मुख्य तौर पे अंग्रेज़ों को देना पड़ा वो था कश्मीर। द ब्रिटिश सून एक्यूज्ड रानी जिंदल ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ एंड सेंट हर इनटू एग्जाइल। और जल्द ही उन्होंने जब देखा कि जो रानी जिंदल है वो बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करती है, तो उसे जो था एग्जाइल में, मतलब वनवास के लिए भेज दिया गया, उसे निकाल दिया गया वहाँ से। द एंटायर सिख स्टेट रोज इन रिवॉल्ट अंदर मुलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। अब जो सारा जो सिख स्टेट था वो मुलराज के अंडर आ गया था, जो गवर्नर था मुल्तान का। The Second Anglo-Sikh War broke out when Governor General Lord Dalhousie declared war on the Sikhs. दूसरा जो सिख और जो अंग्रेज़ों के बीच का युद्ध था वो तब हुआ जब लॉर्ड डलहाउजी ने सिखों के प्रति युद्ध का मतलब हाँ की कि अब इनके प्रति युद्ध होगा। द सिक्स वर डिफीटेड एंड पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849। उसमें सिखों की हार हुई और अंग्रेज़ों ने 1849 में पंजाब पर भी कब्जा जमा लिया। दलीप सिंह वॉज पेंशनड ऑफ एंड सेंट टू इंग्लैंड। दलीप सिंह को पेंशन मिलती रही और उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। सो दिस इज़ हाउ दे कॉन्क्वेस्ट सिंध एंड पंजाब। किस तरीके से उन्होंने सिंध और पंजाब पर अपना कब्जा जो था